नमस्कार। हिंदी मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम समास पढ़ेंगे। समास क्या होता है? शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र और समस्त शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। सरल शब्दों में यदि हम कहें तो जो समास है, समास में दो शब्द तो होने ही चाहिए। दो से अधिक शब्द कितने भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से एक नया और जो संक्षिप्त छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। और जो समास की इस प्रक्रिया से शब्द बनता है उसे हम सामासिक शब्द भी कहते हैं। समास में कम से कम दो पदों का योग होता ही है। ठीक है, वे दो या अधिक पद एक हो जाते हैं, उनको हम मिला करके एक नया शब्द बना देते हैं। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति या प्रत्यय लुप्त हो जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे लें, दही में डूबा हुआ वड़ा, तो हम उसे संक्षिप्त रूप में कहते हैं दही वड़ा। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी विभक्तियां जो बीच में आई हैं। दही से अलग मैं डूबा हुआ, ठीक है, और हमने क्या किया, मैं डूबा हुआ, इतनी विभक्तियों का लोप कर दिया। और दही जो हमारा प्रारंभ का पद था और जो हमारा अंतिम पद था वड़ा, तो इन दोनों को हमने मिला करके दही वड़ा बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समास में संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो कार्य करती है। समास में दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद मतलब पहला पद, और दूसरा होता है उत्तर पद मतलब दूसरा पद। पद और शब्द दोनों एक ही चीज होती है। जब शब्द स्वतंत्र होता है तो हम उसे शब्द कहते हैं, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं। तो समास में दो पद होते हैं। एक पूर्व पद, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊं तो जैसे राजपुत्र, ठीक है, तो राज क्या है, पहला पद, और पुत्र दूसरा पद हो जाएगा। ठीक है, तो समास में दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। समास में समस्त पद और समास विग्रह दो प्रक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है समास में समस्त पद, जिसे हम सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने कहा दही में डूबा हुआ वड़ा मतलब दही वड़ा, तो दही वड़ा क्या हुआ, इसे हम समस्त पद भी कह सकते हैं या हम इसे सामासिक पद कहेंगे। और यदि हम इस समास का विग्रह कर देते हैं, दही वड़ा का विग्रह क्या हो जाएगा, दही में डूबा हुआ वड़ा, तो ये हो जाएगा समास विग्रह। जब हम जो समास के द्वारा हमने शब्द बनाया है उसे विभक्तियों के साथ लिखते हैं तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अब आप यहाँ पे उदाहरण के तौर पे और देखिए, जैसे होता है कर कमल। कर कमल में कर पहला पद हो गया और दूसरा पद हो जाएगा कमल, समास विग्रह हो जाएगा इसका कर रूपी कमल। अब देखिए एक समस्त पद दूसरा है, ये समास की प्रक्रिया द्वारा बनाया हो मुख चंद्र। इसमें पहला पद है मुख, दूसरा पद है चंद्र, और समास विग्रह हो जाएगा मुख रूपी चंद्रमा। अब देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बहुत बार उठता है कि समास और संधि में क्या अंतर होता है, क्योंकि समास में भी यही है कि आप दो या दो से अधिक शब्दों का मेल कराते हैं, संधि में भी ऐसा ही होता है कि एक नया शब्द बनता है। तो इनमें अंतर क्या है? तो संधि में जहाँ वर्णों का मेल होता है वहीं समास में शब्दों का मेल होता है। तो आपको ये याद रखना है, संधि में जो मेल होता है वो वर्णों का किया जाता है। शब्द होता है वहाँ पूरा लिखा हुआ, परंतु हम मेल जो कराते हैं वो वर्णों के आधार पर मेल बना करके एक नया शब्द बनाते हैं, और जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है। समास के भेदों की बात की जाए तो समास के 6 भेद होते हैं। एक होता है पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा होता है तत्पुरुष समास, और चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, और छठा होता है बहुब्रीहि समास।
अब हम सबसे पहले अव्ययी भाव समास पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या होता है अव्ययी भाव समास? इस समास का जो पहला पद है, पहला पद या पूर्व पद, या तो वो अव्यय होगा। अव्यय किसे कहते हैं? ठीक है, अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़े, अर्थात जो अपरिवर्तित रहे, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता लिंग, कारक, काल आदि के द्वारा, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो इस समास में, अव्ययी भाव समास में, पहला जो पद होगा, पहला जो शब्द होगा वह या तो अव्यय होगा और पहला पद प्रधान होगा। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, पूर्व पद, जैसे कि पूर्व पद है, जैसे हम एक समस्त पद उठाते हैं, आजन्म। आजन्म में पूर्व पद है आ, उत्तर पद है जन्म, और इसका विग्रह हो जाएगा जन्म से लेकर। ठीक है, इसमें देखिए पहला पद प्रधान क्यों है? क्योंकि जो आ है, आ शब्द पर पहली बात तो लिंग, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव पड़ने से इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि अव्ययी भाव समास में जो उपसर्ग आदि होते हैं उनका प्रयोग होता है अधिकतर। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसे ऐसे ले कि पहला पद प्रधान क्यों है, तो इसका जब हम विग्रह करते हैं, ठीक है, यदि हम इसे एक ही शब्द ले जन्म, तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि जन्म तो हुआ है, पर किसका हुआ है, कब हुआ है, क्या कह रहा है। और जब हम आ जन्म पूरे शब्द को उठा रहे हैं तो आ का अर्थ होता है से लेकर, तो जन्म से लेकर, तो हमें पता चल गया, हमें पूरे अर्थ की प्राप्ति हो गई। तो प्रधान कौन सा होता है? प्रधान पद वही होता है जो हमें पूर्ण अर्थ की प्राप्ति देता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, पूर्व पद है यथा, उत्तर पद संभव, यथा संभव हमारा समस्त पद बनेगा और विग्रह होगा जैसा संभव हो। इसी प्रकार से अनु पहला पद, रूप है उत्तर पद, और समस्त पद बनेगा अनुरूप, विग्रह हो जाएगा रूप के योग। भर पूर्व पद हो जाएगा, उत्तर पद है पेट और समस्त पद बनेगा भर पेट, और विग्रह हो जाएगा पेट भर के। ऐसे ही एक और उदाहरण, पूर्व पद है हाथ और उत्तर पद है हाथ। ठीक है, और समस्त पद क्या बनेगा? हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो इसमें यदि हम देखें तो देखो, यथा वाले जो शब्द है जिनकी शुरुआत यथा से होती है वो सभी अव्ययी भाव में होते हैं। प्रति वाले, आ वाले, और जो कुछ जिनमें ये होता है कि जो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, एक ही शब्द को दोबारा, जैसे हाथ और हाथ, हाथ और हाथ को मिला करके हाथों हाथ बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। और उदाहरण देखते हैं हम, यथा सामर्थ्य, मतलब सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, हर रोज, रोज रोज, रातों रात, रात ही रात में, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, बेशक, शक के बिना, निडर, डर के बिना। देखो, बे का भी अर्थ बिना होता है और नी का भी अर्थ बिना होता है। निसंदेह, संदेह के बिना, प्रतिवर्ष, हर वर्ष। अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, अब हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे। कर्मधारय समास की क्या परिभाषा होती है, सबसे पहले वह समझेंगे। वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बताता है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध माना जाता है। उपमान क्या होता है? उपमान कहते हैं विशेषण को ही जिसके द्वारा विशेषता बताई जा रही है, और उपमेय विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जा रही है या तुलना की जा रही है जिसकी, तो उसका संबंध माना जाता है कर्मधारय में। कर्मधारय के पहले पद और दूसरे पद में विशेषण या विशेष्य का संबंध होगा, या उपमान और उपमेय का। देखो, विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है, और उपमान होता है जहाँ तुलना की जाती है किसी वस्तु की, जैसे मुख की तुलना कई बार चंद्रमा से की जाती है, तो वहाँ वो उपमान है। ठीक है,
तो ये होता है हमारा कर्मधारय समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान, है जो, रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। जो समास की पहचान होती है वो विग्रह से ही होती है जब हम विग्रह करते हैं, ठीक है। तो कर्मधारय समास का जब हम विग्रह करेंगे तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको याद रखनी है, के समान, है जो और रूपी, ठीक है। 3 ये आपको उसमें योजक शब्द कह सकते हैं या कह सकते हैं विभक्तियां मिलेंगी आपको कर्मधारय समास में, जहाँ भी आपको विग्रह करने पर के समान, है जो, रूपी आदि शब्दों का आपको वहाँ पे विग्रह करने पे मिले तो आप सोच लेना कि हाँ भाई कर्मधारय समास है और कोई नहीं है, ठीक है। अभी हम इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अब देखिए उदाहरण, देखिए समास पद है नवयुवक, विग्रह करते हैं नव है जो युवक। तो है जो विग्रह कहाँ पे मिलता है, विग्रह करने पर है जो शब्द का प्रयोग होता है जो का कर्मधारय में, है जो के समान रूपी। पीतांबर, पीत है जो अंबर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, तो कौन सा हो गया कर्मधारय समास। नीलकमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। कनक लता, कनक की सी लता या कनक के समान लता। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, ठीक है। तो आप उदाहरणों से समझ गए होंगे। अब हम करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। सबसे पहले हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा, उसमें पहला पद प्रधान होता है। कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में भी दूसरा पद ही प्रधान होता है, अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और जब हम समास बनाते हैं तो वो कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, तुलसी कृत, तुलसी से कृत। सराहत, सर से आहत। राह खर्च, राह के लिए खर्च। राजा का कुमार, राजकुमार, ठीक है। तो यहाँ देखिए कारक चिन्ह हैं हमारे, कौन कौन से हैं कारक चिन्ह, से, के लिए, का, तो ये कारक चिन्ह है। और कारक चिन्हों की बात की जाए तो तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो कारक चिन्ह 8 होते हैं, परंतु इसमें प्रारंभ का जो होता है कर्ता ने और लास्ट वाला होता है संबोधन हे अरे ओ। तो इन दोनों को, पहले वाले को कर्ता और संबोधन, इन दोनों को हटा दिया जाता है और बीच वाले जो 6 हैं कारक चिन्ह उनका प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। तो बीच वाले कौन कौन से हो जाएंगे, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबोधन संबोधन नहीं आएगा, अपादान से, संबंध काके की, ठीक है, अधिकरण में पर। तो ये हमारे 6 हो जाएंगे कारक चिन्ह जिनका प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। ये देखिए, और यहाँ पे हम आपको बता दें तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं। जैसे सबसे पहला कर्म तत्पुरुष, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, विग्रह करेंगे तो यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, चिड़ियों को मारने वाला। गगन चुंबी, गगन को छूने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो कौन सा हो गया कर्म तत्पुरुष। उसके बाद है करण, करण तत्पुरुष। आचार कुशल, आचार से कुशल। तुलसी कृत, तुलसी से कृत। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। संप्रदान तत्पुरुष। देखो करण तत्पुरुष में भी से विभक्ति का प्रयोग होता है और अपादान में भी, ठीक है। परंतु यहाँ पे दोनों में अंतर ये है कि करण तत्पुरुष में जो से का प्रयोग होता है वो साधन के रूप में होता है, जैसे हाथ से लिखित, हाथ से लिखना। जबकि अपादान में से का प्रयोग अलगाव के लिए होता है, जैसे देश से निकाला, मतलब देश से उसे निकाल दिया, अलग कर दिया। तो ये दोनों में अंतर होता है, ये आप ध्यान रखें। अगला है जैसे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति क्या होती है, के लिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। सभा भवन, सभा के लिए भवन। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष की विभक्ति क्या होती है, से। जैसे देश निकाला, देश से निकाला। कामचोर,
कामचोर, काम से चोर। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष की क्या होती है विभक्ति? का, के, की, रा, रे, री। तो विद्या अभ्यास, विद्या के लिए विद्या का अभ्यास। राजभवन, राजा का भवन। सेनापति, सेना का पति। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास में जो 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वो ये हैं, जिन्हें हम कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही इनके और भी दूसरे नाम हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष को कहते हैं द्वितीया तत्पुरुष, करण को तृतीया, संप्रदान को चतुर्थ तत्पुरुष कहा जाता है, अपादान को पंचमी तत्पुरुष और संबंध को षष्ठी तत्पुरुष कहा जाता है। अभी हम देखिए तत्पुरुष समास के कुछ और उदाहरण देखते हैं। वन गमन, वन को गमन, को विभक्ति का प्रयोग कहाँ पे होता है? कर्म तत्पुरुष में। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त कर्म तत्पुरुष हो गया। मन चाहा, मन से चाहा, मन से चाहा तो से का प्रयोग ना कि अपादान कारक के लिए, अलगाव के लिए हो रहा, जबकि मन से चाहा साधन के रूप में हो रहा है तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। व्याकुल, भय से आकुल, भय अलग नहीं हुआ है, भय अभी अंदर ही है तो क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष। देशभक्ति, देश के लिए, भक्ति के लिए संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। स्नान घर, स्नान के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, ये हो गया अपादान तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ पे से का प्रयोग अलगाव के लिए हो रहा है, अलग होने के लिए, कि धर्म से भ्रष्ट, जो धर्म से अलग हो गया है, धर्म से अलग राह पे चलने लगा है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, अपादान तत्पुरुष। भारत रत्न, भारत का रत्न, का विभक्ति का कहाँ पे प्रयोग होता है? संबंध तत्पुरुष में प्रयोग होता है, भारत का रत्न। देश प्रेमी, देश का प्रेमी। वनवास, वन में वास, वन में वास, में अधिकरण में पर, तो अधिकरण जो तत्पुरुष होता है उसमें में और पर विभक्ति का प्रयोग होगा, तो वन में वास अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। आप बीती, आप पर बीती, तो पर का भी प्रयोग कहाँ पे होता है? अधिकरण तत्पुरुष में। तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, जो कि हमने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझ लिया है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज लिख सकते हैं, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। अब हम अगले समास की तरफ बढ़ते हैं। अगला समास है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो। आपको याद रखना है कि पहला पद जो है संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास। द्विगु समास को अब हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से पहला जो पद है उसमें संख्यावाचक होता है। जैसे बच्चों सप्ताह, सप्ताह मतलब सप्ताह क्या होता है? 7 दिनों का समाहार। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। विग्रह करने पे देखो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है। 2 पैर, 2 क्या एक नंबर होता है? 2 पैर, 2 पैरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। दुअन्नी, 2 आनों का समाहार। तो इस प्रकार से आपने देखा कि द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। अब आप अगर कभी भी संख्यावाचक देखो कोई भी, तो समझ जाना कि ये कौन सा है? ये द्विगु समास है। अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पर अभी तक हमने जो समास पढ़े, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था, क्रमधारय, तत्पुरुष और द्विगु में दूसरा पद प्रधान था, जबकि द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होगा और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे। दोनों पद प्रधान हो। द्विगु और द्वंद्व में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा तो द्वंद्व है और कौन सा द्विगु है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि द्वंद्व में 2 दय आती हैं, 2 ही व्यय आती हैं, तो मतलब दोनों पद समान। ठीक है, और जिसमें एक दय आ रही है द्विगु, ठीक है, वो संख्यावाचक वाला है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद समान हो और दोनों पदों को
मिलाते समय दोनों पदों को मिलाएंगे या विग्रह जब हम करेंगे, मिलाते समय हम विभक्तियां कुछ शब्दों का और अथवा या इनका लोप करते हैं, परंतु जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने के दौरान और अथवा या का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए उदाहरण द्वंद्व समास के, पाप पुण्य, पाप पुण्य। देखिए इसमें द्वंद्व समास में योजक चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर बार ही योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, परंतु ये है कि 80-90% योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। तो जहाँ भी आपको योजक चिन्ह जो ये बीच में डैश जैसा लगा हुआ है दो शब्दों के बीच में, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। तो पाप पुण्य का जब हम विग्रह करते हैं तो पाप और पुण्य। ऐसे ही अन्न और जल, सीता राम, विग्रह करेंगे तो सीता और राम। खरा खोटा का विग्रह होगा खरा और खोटा। ऊंच और नीच इसका विग्रह होगा। राधा कृष्ण का समास विग्रह क्या होगा? राधा और कृष्ण। इसी प्रकार से ऋषि और मुनि, गाय और बैल, हाथ और पांव, खाना और पीना, भला और बुरा। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी में तो और का प्रयोग हुआ है, या और अथवा का कब होगा? जैसे कि होता है कई बार ये होता है कि हम आपके लिए, जैसे घर पे कोई मेहमान आता है तो उससे कहते हैं कि कुछ रोटी वोटी खाओगे, रोटी वोटी खाएं ना, जलपान ले आओ, पानी वानी ले आओ। तो पानी जैसे कहते हैं ना, पानी वानी ले आओ, तो वानी का तो मतलब कोई होता ही नहीं है, तो पानी होता है। तो ये होता है पानी अथवा ठीक है, तो पानी वानी ले आओ, उसका मतलब ये जो या और अथवा होता है उसका मतलब एक होता है। क्या होता है? एक, या तो ये ले आओ या ये ले आओ। जबकि पानी वानी ले आओ, जबकि लाना तो पानी है ही, वानी तो लाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे आप या और अथवा का प्रयोग होगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले समास की तरफ। हमारा अगला समास है जो कि छठा समास है। ठीक है, बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो बहुव्रीहि समास में बच्चों क्या होता है कि दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है, किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं, जो लिखा हुआ है उसकी तरफ नहीं, किसी तीसरी चीज की तरफ संकेत करते हैं, तो वहां पे होता है बहुव्रीहि समास। इसे हम उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट करेंगे। ये देखिए बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण हैं, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? नीलकंठ का अर्थ होता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका है नीला है कंठ? किसका? अर्थात शिव। जितने भी इसमें हमारे पौराणिक, ठीक है, पौराणिक मतलब जो हमारे देवी देवताओं आदि से जुड़े हुए हैं, ऐतिहासिक जो नाम आदि होते हैं, ठीक है, तो उनका प्रयोग बहुव्रीहि समास में ही होता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका है लंबा है उदर? अर्थात गणेश जी। ठीक है, दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात आनन का अर्थ है मुख, 10 हैं मुख जिसके, 10 सिर किसके थे? रावण के। महावीर, महान है जो वीर, महान वीर है जो कौन है? हनुमान। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो 4 भुजाएं किसकी हैं? विष्णु जी की, अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण या विष्णु। निशाचर, निशा में निशा मतलब रात, रात में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हमने 6 समासों के बारे में जाना। ठीक है, क्या होते हैं 6 समास, क्या इनमें अंतर होता है, कौन से में पहला पद प्रधान है, कौन से में दूसरा पद प्रधान है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम एक प्रश्न पर और चर्चा करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि बहुव्रीहि और क्रमधारय समास में क्या अंतर होता है।
ये प्रश्न कई बार आता है, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में हमें समानताएं देखने को अधिक मिलती हैं। तो उस समानता के आधार पर इनमें अंतर जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे पद का विशेषण होता है। जो कर्मधारय समास होता है बच्चों, उसमें जो समस्त पद होता है, जो समास की प्रक्रिया के द्वारा पद बनता है, उसे हम समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं। उसका एक पद दूसरे पद का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ, नीला कंठ या नीला है जो कंठ। तो जब हम इसकी इस प्रकार से विभक्ति करते हैं, नीला है जो कंठ, है जो, तो है जो विभक्ति किस में प्रयोग होती है, कर्मधारय समास में। तो ये नीलकंठ हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। जबकि नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो यदि आपकी परीक्षा में ऐसा कभी होता है तो ऑप्शन में बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों दिए हुए हैं, तो आप बहुब्रीहि की तरफ जाइएगा। और यदि ऐसा है कि बहुब्रीहि दिया हुआ नहीं है, बहुब्रीहि है ही नहीं उसमें ऑप्शन में, तो आप कर्मधारय की तरफ जाओगे, तो आपका उत्तर 100% सही होगा। तो ये तो हो गया कर्मधारय में। कर्मधारय में अर्थ प्रधान होता है। क्या होता है, शब्दार्थ, जो शब्द है शब्द का वही अर्थ होगा, प्रधान होता है। जबकि बहुब्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता है, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण हो जाता है और कोई भिन्न अर्थ ही प्रधान हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो सबसे बड़ा जो अंतर है वो यही है कि कर्मधारय में शब्दार्थ प्रधान होता है, जो शब्द है उसका वही अर्थ प्रधान होगा। जबकि बहुब्रीहि में ऐसा नहीं होता है, बहुब्रीहि में शब्दार्थ गौण हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।